हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने करंट और वोल्टेज के बीच एक रिलेशन प्रूफ किया था। वो रिलेशन क्या था? V अपॉन आई इज इक्वल एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ। ठीक, वोल्टेज और करंट के बीच ये रिलेशन हम लोगों ने निकाला था। इस रिलेशन से फिर हम लोगों ने कई पॉइंट निकाले। पहला पॉइंट ये देखा गया कि अगर टेम्परेचर चेंज ना किया जाए, इफ़ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन ये पूरा पोर्शन क्या माने थे हम लोग? कांस्टेंट माने थे। और ये कहते हैं चेंज नहीं होगा। देखिए, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये दो चीज़ वैसे भी नहीं चेंज होनी है। अब बचता है वायर की लेंथ, वायर की एरिया क्रॉस सेक्शन, इलेक्ट्रॉनों का रिलैक्सेशन टाइम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वैल्यू। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये पूरी चीज़ हमारी कांस्टेंट होगी। और वहाँ से ये पॉइंट निकल के आया था V अपॉन आई इज इक्वल कांस्टेंट। और इसी को कहा गया था बाद में कि इसको R लिखा जाता है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक, इतनी बातें हो चुकी थी। अब इसके आगे से आज देखिए फॉर्मूला जो निकला है, पहली बात तो जो ओम्स लॉ है उस पर आप ध्यान दें। ओम्स लॉ V अपॉन आई इज इक्वल R, ये ओम्स लॉ की स्टेटमेंट नहीं है, ध्यान रखिए। इट इज़ नॉट स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। आपने बुक में देखा होगा ओम्स लॉ की स्टेटमेंट ये कहीं नहीं लिखी जाती है। ओम्स लॉ में क्या बताया जाता है कि अगर किसी वायर की फिजिकल स्टेट यानी टेम्परेचर चेंज ना हो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अर्थात ताप ना बदले, तो उस केस में हम लोग पढ़ते हैं वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। या हो सकता है बुक में ये लिखा हो आपके I प्रोपोर्शनल टू V, दोनों सही है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को ना बदला जाए, फिजिकल स्टेट ना चेंज की जाए, तो उस केस में उस कंडक्टर के सिरों के बीच जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज लगाया गया होगा और उसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी, दोनों का वैल्यू जो होती है आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है, V प्रोपोर्शनल टू I। ये ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है, ये ओम लॉ की स्टेटमेंट नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये हम कहते हैं, ये हम लोग रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये हमको डेफिनेशन देता है, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, ओम्स लॉ में क्या है? V और I या I और V आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में ये बात कही जाती है। ये फार्मूला जो हम लोग निकालते हैं वो इससे निकालते हैं, V अपॉन आई इक्वल टू, यहाँ जो वैल्यू होगी ये सब कांस्टेंट होगा और इसका हम लोग एक नाम रख देते हैं रेजिस्टेंस। यानी एक्चुअल में जो R लिख रहे हैं हम किसको लिख रहे हैं? इस पूरी वैल्यू को लिख रहे हैं। R इज इक्वल एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ, इसको हम लोग रेजिस्टेंस कह रहे हैं। और इसी से हम लोग पॉइंट निकालते हैं कि रेजिस्टेंस किस किस बातों पे डिपेंड करता है। लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, रिलैक्सेशन टाइम और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन सब बातों पे डिपेंड करेगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ से निकाला गया था। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो ओम्स लॉ है ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। ठीक, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। इसका मतलब सारे के सारे सबस्टेंस ओम लॉ को फॉलो करें ऐसा जरूरी नहीं है। मैक्सिमम सबस्टेंस इस लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सबस्टेंस ऐसे हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो ओम लॉ को फॉलो नहीं करते। तो जो पदार्थ ओम लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम लोग ओमिक सबस्टेंस कहते हैं और उनके रेजिस्टेंस को ओमिक रेजिस्टेंस यानी ओमिक प्रतिरोध, और जो इसको फॉलो नहीं करेंगे उनको हम लोग नॉन ओमिक रेजिस्टेंस या नॉन ओमिक सबस्टेंस कहा जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने दो ग्रुप में इसको डिवाइड किया। एक होगा ओमिक और एक होगा नॉन ओमिक सबस्टेंस। अनओमिक चालक, नॉन ओमिक कंडक्टर भी लिख सकते हो आप, ओमिक सबस्टेंस या ओमिक रेजिस्टेंस। जो ओम लॉ को फॉलो करे वो ओमिक हो गया, जो ओम लॉ को फॉलो ना करे वो नॉन ओमिक हो गया। ओम लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है
कि वोल्टेज और करंट आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यानी अगर वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ खींचा जाए, वोल्टेज और करंट के बीच में अगर ग्राफ खींचें तो ग्राफ आपको हमेशा कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सपोज़ कर लीजिए इधर हम करंट शो कर रहे हैं और इधर वोल्टेज शो कर रहे हैं, तो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ आएगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक। और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस जो होता है, इसमें करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशन जो होगा, जो ग्राफ बनेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी कर्व बन सकता है। वो कर्व ऐसे बढ़ता हुआ हो, घटता हुआ हो या वेरिएबल हो, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग कंडीशन है, ठीक। तो ओम लॉ में क्या होता है कि वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ जो बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, ये जो स्लोप निकालेंगे, ये हमको क्या देगा, स्लोप ऑफ V वर्सेस I ग्राफ कितना आ जाएगा। अगर स्लोप निकालते हैं तो tan थीटा इक्वल टू वाई एक्सिस की वैल्यू और x की वैल्यू। वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं, v, x पे क्या शो कर रहे हैं, i, तो v अपान i हमको क्या देता है, रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ओमिक सबस्टेंस में जो भी हम वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ खींचेंगे, इसका जो स्लोप होगा tan थीटा, वो हमको क्या देगा, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएगा। और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस में चूँकि वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब इनके बीच का जो वेरिएशन है वो एक समान रूप से नहीं है। इसलिए अगर इसमें रेजिस्टेंस निकाला जाए तो हर पॉइंट पर रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो इसमें जो भी रेजिस्टेंस आता है नॉन ओमिक सबस्टेंस के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस या डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, इसका रेजिस्टेंस कंटिन्यू चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे अलग अलग आएगा। आप यहाँ पे चेंज करोगे तो वी आई का रेशियो कुछ और आएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो वी और आई के बीच का रेशियो कुछ और आएगा। इसलिए ऐसे सबस्टेंस के लिए या नॉन ओमिक प्रतिरोध के लिए हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू जो निकालते हैं उसका नाम क्या रखते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस यानी गतिक प्रतिरोध। इसका नाम हम लोग गतिमान प्रतिरोध या गति प्रतिरोध रखेंगे। और निकालेंगे कैसे, इसके लिए इस ग्राफ के ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे, ज़्यादा गैप नहीं रखते हैं, कोई भी दो पॉइंट ले लें पास पास, और इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है इसको लिया जाए और जो करंट में चेंजिंग है इसको लेते हैं, तब इसकी वैल्यू निकलती है डेल्टा V अपान डेल्टा I से। इस फॉर्मूले से इसका डायनामिक रेजिस्टेंस निकाला जाता है। तो ओमिक रेजिस्टेंस और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। और ओमिक रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे, जो ओम लॉ को फॉलो करे। इसमें क्या आएगा, जितने भी आपके कंडक्टिंग वायर हैं ये सब ओम लॉ को फॉलो करते हैं। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस में क्या होगा, जो ओम लॉ को फॉलो नहीं करते। इसके अगर एग्जांपल लिखना हो तो एग्जांपल हो सकता है आपका जैसे टार्च का बल्ब, टार्च का जो बल्ब है वो ओम लॉ को फॉलो नहीं करता। जितने तापायनिक वाल्व होते हैं यानी थर्मोआयनिक वाल्व, तापायनिक वाल्व जैसे डायोड, ट्रायोड इसमें आ जाएगा, डायोड, ट्रायोड, जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं जैसे कि ट्रांजिस्टर, ये सब इसमें आएंगे। ये सब ओम लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो ओम लॉ को कंडीशन हमने देख लिया। ध्यान रखिएगा V अपान आई इक्वल टू जो R है वो ओम लॉ के स्टेटमेंट नहीं है, वो रेजिस्टेंस को डिफाइन करने का एक तरीका था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है जो फॉर्मूला भी हमने देखा था कि V अपान आई इज इक्वल ML अपान NE स्क्वायर A इंटू टाउ। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी। ये फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी से प्रूव किया गया था, इलेक्ट्रॉनों के ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के हिसाब से। V अपान आई इक्वल टू ML अपान NE स्क्वायर। तो कोई यहीं से हम लोगों ने क्या कहा कि ये जो पूरी चीज़ है एक्चुअल में ये रेजिस्टेंस है, इसी को हम लोगों ने रेजिस्टेंस नाम दिया। तो जब इसको रेजिस्टेंस नाम दिया R ML NE स्क्वायर A इंटू, अब यहाँ से हम लोगों ने क्या पॉइंट निकाला था कि जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टिंग वायर का, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो एक यहाँ से निकल के आया कि लेंथ पे डिपेंड करता है, दूसरा हम लोगों ने निकाला कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। इन दोनों पॉइंट को जब हम लोगों ने अलग लिखा था R प्रोपोर्शनल टू L बाई A, तो R इज इक्वल टू यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट लिया गया था रो L बाई A, जहाँ इस रो को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को बोलते हैं
रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, सिंबल इसका रखा था रो। तो अब देखिए इस फॉर्मूले को यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं, R इजकल टू रो L बाई ए, यहाँ लिखा है R इजकल टू एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। अब यहाँ से L बाई ए को हटाइए, L बाई ए और L बाई ए, इसके L बाई ए के अलावा जो कुछ भी लिखा हुआ होगा उसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, रो से। यानी यहाँ से आपको विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या जिसको रेसिस्टिविटी कहते हैं उसका फॉर्मूला आपको यहाँ से मिल जाएगा, रो इजकल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। देखिए ये इसका फॉर्मूला आ गया रेसिस्टिविटी का। और यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि किसी भी वायर की रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है। तो इसमें देखिए m इलेक्ट्रॉन का मास है और e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ये दो चीज़ तो वैसे भी वेरिएबल नहीं है, चेंज नहीं हो सकती। अब सिर्फ दो चीज़ बचती है, n और टाउ। n क्या चीज़ है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वैल्यूम। ये हर मटेरियल के अंदर अलग अलग हो सकता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं किसी भी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है, जो रेसिस्टिविटी है, वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। तो रेसिस्टिविटी हमारा n पे डिपेंड कर रहा है और n किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पर। तो यानी ये डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो उन्होंने कहा रेसिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगी, अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। एक तो पॉइंट ये निकल के आया। दूसरा चीज़ देखिए, रेसिस्टिविटी टॉर पे भी डिपेंड कर रहा है। टॉ क्या चीज़ है, रिलैक्सेशन टाइम। जब इलेक्ट्रॉन कोलिजन करते हैं, लगातार टक्करों के बीच का जो समय अंतराल है उसको हम लोग बोलते हैं श्रांतिकाल यानी रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम हम जानते हैं यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है ये ऐसे। लेकिन रिलैक्सेशन टाइम जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। रिलैक्सेशन टाइम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, उस चीज़ को गर्म करोगे वायर को, तो क्या होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन तेज़ी से मोशन करेंगे और तेज़ी से मोशन करने की वजह से उनकी टक्कर आपस में कोलिजन जल्दी होगा, यानी रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है तो रेसिस्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो रिलैक्सेशन टाइम किससे कम हो रहा था, टेम्परेचर को बढ़ाने से। और इसका मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ से एक पॉइंट हम लोग निकाल के लाए कि जो रेसिस्टिविटी होती है एक्चुअल में तो वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेसिस्टिविटी चेंज होगी। ये पॉइंट को नोट कर लें कि रेसिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती है। तो रेसिस्टिविटी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। ठीक, एक तो ये बात हम लोग यहाँ से निकाल के ले आए। चलिए अब उसके बाद देखिए क्या था, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा, रेसिस्टिविटी हो गया। अब रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में आपस में क्या रिलेशन होता है, तो देखिए दो चीज़ हो गई। एक तो रेजिस्टेंस हो गया, किसी वायर का रेजिस्टेंस का फार्मूला उन्होंने बताया कि ये रेजिस्टेंस का फार्मूला है, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और दूसरा हम लोगों ने रेसिस्टिविटी पढ़ा कि रेसिस्टिविटी का कौन सा फार्मूला है, एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ, ये रेसिस्टिविटी फार्मूला है। तो एक हो गया रेजिस्टेंस और एक हो गया रेसिस्टिविटी। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिरोध और इसको विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब इसका जो रेसिप्रोकल होगा, रेसिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होगा उसको हम लोग बोल देते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को सी भी लिख सकते हैं, कुछ किताबों में सी लिखा, कुछ में जी लिखा हुआ है, 1/c हम लोग सी लिख दे रहे हैं कंडक्टेंस। तो 1/c इज इक्वल टू आर, या इसी को कहा जाए कि c जो है वो r का रेसिप्रोकल है। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को यानी इसके प्रतिलोम को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस चालकता, ठीक है। प्रतिरोध का रेसिप्रोकल क्या होगा, चालकता, यानी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस। इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें कंडक्टेंस कम, जिसका रेजिस्टेंस कम कंडक्टेंस ज़्यादा। तो ये नॉर्मल सी बात है, कोई रटने वाली बात नहीं है। रेजिस्टेंस का मतलब लोग क्या बोलते थे, ऑब्स्टेकल, जो रुकावटें आ रही करंट के रास्ते में। तो जाहिर है जितनी रुकावटें ज़्यादा हो रही है इसका मतलब कंडक्टेंस बहुत कम हो रहा है, यानी चालन क्रिया बहुत कम हो रही है। और रेजिस्टेंस अगर
कम है तो कंडक्शन ज़्यादा होगा। तो ये दोनों रेसिप्रोकल हो गए। अगर इसकी यूनिट को आप ओम लिखोगे तो इसकी यूनिट क्या लिखोगे, ओम इनवर्स। ये तो इनकी बात हो गई। अब इसी तरह से जो रेसिस्टिविटी होती है, इसका जो रेसिप्रोकल है, इसका भी एक नाम रखा गया और सिग्मा उसका सिंबल बनाते हैं। ये रेसिस्टिविटी है, इसके रेसिप्रोकल को बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो जिस मटेरियल की रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, और जिसकी रेसिस्टिविटी कम होगी उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। अगर विशिष्ट प्रतिरोध कम है तो उसकी विशिष्ट चालकता अधिक, और विशिष्ट प्रतिरोध अधिक है तो उसकी चालकता जो होगी वो कम होगी। तो ये इन दोनों में आपस में रिलेशन आ गया। अच्छा, अब इसके बाद देखिए इसके फॉर्मूले को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है, ये पता किया जाए। देखिए इसमें फॉर्मूला हमने देखा कि V अपान आई इक्वल टू एम एल अपान एन स्क्वायर ए इंटू टाउ, ये फॉर्मूला हमने मेन पढ़ा था। अगर हम L को इधर कर लें और I को इधर कर दें तो देखिए आपको क्या मिलेगा, V अपान एल इज इक्वल आई, एम रखा हुआ है साथ में, एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो V अपान एल है, जब प्रूविंग वाली की गई थी आपको डायग्राम बना के समझाया गया था कि एक कंडक्टिंग वायर था जिसकी लेंथ L थी, एरिया क्रॉस सेक्शन A था, इसके एंड के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था बैटरी का, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन मोशन किए थे, करंट आई थी। तो उन सारी बातों को ध्यान रखिए कि V अपान आई क्या होगा, L इसकी लेंथ, एल V अपान एल, L लेंथ और V हमने वोल्टेज लगाया, तो V बाई एल क्या बनेगा, इसके बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई थी V अपान एल बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E। ठीक, और इधर देखिए आई अपान ए क्या है, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जाने वाली करंट, यानी क्या था, करंट डेंसिटी। इसको हम लोगों ने सिंबल लिखा था जे, तो यहाँ से मिल गया जे। बाकी हमको क्या मिल रहा है, बाकी ऊपर मिला है एम और नीचे हमारे पास बचा हुआ है एन ई स्क्वायर टाउ। अब जरा यहाँ देखिए ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, एम एन ई स्क्वायर इंटू टाउ किसको बोलते थे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेसिस्टिविटी। तो ये चीज़ हमारी क्या है, ये रेसिस्टिविटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी इंटू जे, यानी यहाँ से हम लोगों ने रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला पता कर लिया कि एक्चुअल में रेसिस्टिविटी किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के रेशियो को। ठीक, ये इसकी डेफिनेशन बनाई जाती थी। तो ये भी फॉर्मूला एक्चुअल में इसी से बना हुआ है। देखिए यही एक प्रूविंग है, यहीं से ओम लॉ समझा दिया जाता है, यहीं से आपको रेजिस्टेंस समझा दिया गया, यहीं से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ गया, रेसिस्टिविटी आ गई, कंडक्टिविटी आ गई, और यहीं से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी भी रिलेशन निकाल लिया। अब इसी रिलेशन को देखिए दूसरे फॉर्म में कैसे कहा जाएगा। अब देखिए इसी फॉर्म को हम लोग क्या कह रहे हैं कि रेसिस्टिविटी हम लोग फॉर्मूला निकाला E बाई जे। अब लिखेंगे अगर कंडक्टिविटी की बात की जाए तो कंडक्टिविटी जो होता है रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, और रेसिस्टिविटी की वैल्यू यहाँ से आ रही है E अपान जे, तो ये हो जाएगा J अपान E, यानी J इज इक्वल टू सिग्मा E। एक फॉर्मूला हमको ये मिला। और आप जानते हो करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, J इज इक्वल टू रो E। और ये जो फॉर्मूला मिला है एक्चुअल में इसी को हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आ गया। ठीक है, और इस फॉर्म को आप इस तरह भी समझ लें जैसे हम लोग वहाँ पढ़ते थे V इज इक्वल टू आई आर, एक मिनट रुकिए, इसको ऐसे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा बना वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बहुत एग्जाम पूछा जाता है कि वेक्टर ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में लिखिए, तो वेक्टर फॉर्म इसका क्या बनेगा, J इक्वल टू सिग्मा इंटू E। तो यहाँ से हम लोग रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला देखिए अभी निकाले थे, और रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही थी और हमारा रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा था। सारी बातें आ गई कि रेजिस्टेंस जो डिपेंड कर रहा था डिपेंड्स ऑन किस पे था, लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, साथ में हमने बताया था कि ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, और हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, यानी मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हमारा जो वायर का रेजिस्टेंस होता है वो इन चार चीज़ों से चेंज हो सकता है।
आप मटेरियल चेंज कर दीजिए, हर मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस अलग अलग है। टेम्परेचर चेंज करोगे रेजिस्टेंस चेंज होगा, लेंथ चेंज करेंगे चेंज होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन से चेंज होगा। और जो रेसिस्टिविटी थी, रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही थी? तो रेसिस्टिविटी बताएगा केवल मटेरियल की प्रॉपर्टी है या टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही थी। अब रेसिस्टिविटी हो या रेजिस्टेंस हो, ये दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं। और कैसे डिपेंड कर रहे हैं इस चीज़ को हमें समझना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। और इसको आप इस फार्मूले से ही समझ सकते हैं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, किसी वायर का टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ बढ़ सकता है, बाई एक्सपेंशन हो सकता है, उसकी लेंथ बढ़ सकती है, लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। किसी वायर को गर्म करने से अगर रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ रही है तो उसकी एरिया कम हो जाएगी, तो एरिया कम होने से भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। किसी वायर को गर्म करोगे तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी, वो मोशन करेंगे, उनकी टक्कर जल्दी जल्दी होगी, तो आपका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, इससे भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक, किसी वायर को गर्म करने से उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पर यूनिट वैल्यू में बढ़ सकते हैं, यानी इनकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। हालांकि इसका इफेक्ट बहुत कम होता है, इन तीनों का इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो पता ही चला कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी भी बढ़ती है। और कैसे बढ़ती है इसके लिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। चलिए, तो कैसे बढ़ेगी? तो यह फार्मूला आप याद रखिए कि अगर T डिग्री पर रेजिस्टेंस को RT माना जाए तो टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है? तो इसका एक फार्मूला जनरल से लिखा जाता है RT इज इक्वल R0 1 प्लस अल्फ़ा टी। ये एक फॉर्मूला होता है जहाँ R0 का मतलब हो गया रेजिस्टेंस एट T 0 डिग्री सेल्सियस, RT का मतलब हो गया रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। और अल्फ़ा जो है उसको हम बोलते हैं, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगा और यही चेंज होने की वजह से ही सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो इसको बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस कांस्टेंट्स। रेजिस्टेंस कांस्टेंट, प्रतिरोध ताप गुणांक बोलते हैं इसको, प्रतिरोध ताप गुणांक। तो ये तीन चीज़ें इसमें सिंबल दिख रहे हैं। और टी जो है वो टेम्परेचर है। तो अगर किसी भी वायर का कोई भी चालक तार हो, उसका 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस हमको मालूम है और उस मटेरियल की थर्मल रेजिस्टेंस कांस्टेंट मालूम है, प्रतिरोध ताप गुणांक मालूम है, ये दो चीज़ मालूम हो तो किसी भी अननोन टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, ये हमारा थर्मल रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। और इसकी जो वैल्यू होती है, अगर अल्फ़ा की बात की जाए तो फॉर कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि कंडक्टर को गर्म करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी। और सेमी कंडक्टर के लिए जो अर्धचालक होते हैं, आपको पता है अर्धचालक को गर्म करने पर उनका रेजिस्टेंस बढ़ता नहीं है बल्कि रेजिस्टेंस घटता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि सेमी कंडक्टर के लिए जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। नेगेटिव होने का मतलब उसका रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो ये दो चीज़ अलग से याद कर लेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होती है और सेमी कंडक्टर के लिए नेगेटिव, चालक के लिए पॉजिटिव है और अर्धचालकों के लिए नेगेटिव है। चलिए दूसरा चीज़ आते हैं। इस फॉर्मूले पे सिर्फ उस न्यूमेरिकल को हम लगा पाएंगे जिसमें किसी वायर का रेजिस्टेंस 0 डिग्री पर दिया हो और किसी अननोन टेम्परेचर पर पूछे। इसके अलावा अगर हमको अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी हो तो अल्फ़ा का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। ये जो फॉर्मूला है अल्फ़ा की अप्रॉक्स वैल्यू इससे निकल जाती है और लगभग सेम निकलती है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो इसी को फॉर्मूला में यूज़ करते हैं हम लोग कि अप्रॉक्स वैल्यू अगर अल्फ़ा की निकालनी हो और इसमें दो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रेजिस्टेंस दिया हो,
इसमें कहीं भी 0 या 100 की बात नहीं हो रही है, सिर्फ बोल दिया जाए एक वायर है, एक चालक तार है जिसका 10 डिग्री पर रेजिस्टेंस इतना है, 50 डिग्री पर इतना है, बताइए उसके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक कितना होगा। तो इसमें कोई भी टेम्परेचर दिया हो और कोई भी रेजिस्टेंस दिया हो, उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इस पर मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाए कि एक क्वेश्चन कह दें कि एक वायर हमारे पास है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो 0 डिग्री पर 5 ओम, क्वेश्चन नोट कर देते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज 5 ohm at 0 degree Celsius and 5.5 ohm at 100 degree Celsius. Then find the temperature at which its resistance will be 5.8 ohm। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करें तो देखिए इसमें उस मटेरियल के बारे में अल्फ़ा की वैल्यू हमको नहीं दे रहा है, कह रहा है एक कंडक्टिंग वायर है जिसका रेजिस्टेंस 0 डिग्री पर 5 ओम है, 100 डिग्री पर 5.5 है, तो बताइए किस टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस 5.8 हो जाएगा। तो इसके लिए एक तरीका तो ये है कि भाई 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस आपको दे रहा है और 100 डिग्री पर दे रहा है। देखिए 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस आपको मालूम है 5 ओम, 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू नहीं मालूम, और मान लीजिए टेम्परेचर हम लेके चल रहे हैं 100। अगर यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू 100 लगाते हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस 100 डिग्री वाला लेंगे और 100 डिग्री पर रेजिस्टेंस हमारा 5.5 ओम। इस इक्वेशन को सॉल्व करके पहले हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें, इसके बाद दोबारा फिर हम लोग या सीधे इस फॉर्मूले को समझ लिए, इस यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग निकाल लें। अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के बाद दोबारा फिर इस इक्वेशन को लगाएंगे और फिर लिखेंगे कि 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस 5 ओम है, 1 प्लस अल्फ़ा की जो वैल्यू यहाँ से मिलेगी वो पुट कर लेंगे, और टेम्परेचर अब हम लगाएंगे किस टेम्परेचर पर, यानी टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो लिखेंगे 5.8 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, अब कंपटीशन में इसको यूज़ करेंगे तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। अब इसके लिए क्या तरीका हम लोग अपनाते हैं, देखिए शॉर्ट में सीधे आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर भी सकते थे, इससे भी निकाल सकते हैं। पहले अल्फ़ा एक बार निकाल लें, R1 R2 दो वैल्यू ले लें, यह R1 है ये R2 है, ठीक, और दो टेम्परेचर है, दोनों टेम्परेचर की वैल्यू रख के अल्फ़ा निकाल लें। निकालने के बाद दोबारा फिर इस फॉर्मूले को लगाएं, उस बार R1 इसको ले लें और R2 इसके बजाय इसको ले लिया जाए, तीसरा सॉल्व हो जाए। लेकिन हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, सीधे उस पर आप लगाइए, सीधे लिखिए R3 माइनस R2 अपान R2 माइनस R1 इज़ इक्वल टू, जो इक्वेशन इधर लिखी है रेजिस्टेंस के बारे में वही यहाँ टेम्परेचर के लिए दिए, T3 माइनस T2 अपान T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लग जाएगा आपका, सारे क्वेश्चन से आराम से हो सकते हैं। इसमें 3 अलग अलग टेम्परेचर हैं और 3 अलग अलग रेजिस्टेंस हैं। हर क्वेश्चन में आपको दिखा देगा 5 ओम, 5.5 ओम, 5.8, 3 रेजिस्टेंस हो गए, 3 टेम्परेचर 0, 100 और एक टेम्परेचर आपसे पूछ रहा है। तो सीरियल नंबर से रखिएगा, R3 मतलब सबसे लास्ट वाला रेजिस्टेंस कितना है 5.8 माइनस R2 5.5, नीचे 5.5 माइनस 5.0। T3 टेम्परेचर हमको पता करना है, T2 की वैल्यू दिया था 100 और नीचे 100 माइनस 0 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए इसको, 0.3 नीचे आपके पास आ गया 5.5 में से 0.5 बचा, इधर वैल्यू आपको मिल गई T3 माइनस 100 अपान 100। डेसिमल दोनों को हटा दीजिए, 5 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 20, 23 या 60, तो 60 इक्वल टू हो गया T3 माइनस 100, देयरफॉर T3 की वैल्यू आ गई 160 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमको ये अल्फ़ा वगैरह निकालने का झमेला नहीं रहेगा, सीधे इस फॉर्मूले को लगाइए और आपके अप्रॉक्स आंसर बिल्कुल मिल जाएंगे। हालांकि 100% सही आंसर है, फिर भी किसी में अगर थोड़ा सा चेंजिंग आएगी तो पॉइंट की चेंजिंग आएगी, उससे कोई डिफर नहीं है, ऑप्शन से हम लोग मैच कर लेंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन में देखिए, इसी डाटा को हम लोग चेंज कर लें। इस बार बोल दिया जाए कि किसी वायर का जो टेम्परेचर है 20 डिग्री पर 20 ओम है, 500 पर 60 ओम है, तो किस पर 25 ओम होगा। सेम इसी में चेंज कर दे रहे हैं। 20 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस, 60 ओम एट 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और किस टेम्परेचर पर 25 ओम होगा, इसको हम लोग को निकालना है। ये मानिए 25 ओम टेम्परेचर का पता करना है, किस टेम्परेचर पर 25 ओम हो जाएगा। तो चलिए डॉटर रखिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। R3 की वैल्यू 25 माइनस R2 60 ओम, नीचे 60 माइनस 20 ओम। T3 हमको पता करना है, T2 है 500 और नीचे 500 माइनस 20। 25 माइनस 60 कितना हो गया, माइनस का 35। 60 माइनस 20 40 आ गया। T3 माइनस 500 अपॉन 480। इधर से कैंसिल कर लिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इससे इसको कैंसिल कर लिया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस 420 डिग्री, ठीक है। और इधर आ गया T3 माइनस 500, ये 500 इधर जाके प्लस हो जाएगा। 500 में से 420 गया तो आपको मिल गया 80 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह देखिए हम लोग आसानी से न्यूमेरिकल को इस फॉर्मूले पर लगा सकते हैं। इसके लिए हमको अलग से अल्फा वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे जब भी रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन आए, टेम्परेचर के साथ चेंजिंग दे रहा हो, तो आप इस फॉर्मूले पर उसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी वायर का, देखिए जहाँ भी करंट जाएगी हर वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। सुपर कंडक्टर जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस 0 माना जाता है, ठीक है। लेकिन हर वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, और कुछ वायर्स ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि हम वायर्स का इस्तेमाल भी अलग अलग पर्पज़ के लिए करते हैं। जहाँ पर हमको उस वायर का यूज़ करना है सिर्फ करंट को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, तो हम चाहेंगे हमारा वायर ऐसा हो जिसका कंडक्टेंस बहुत अच्छा हो, यानी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी हो, रेजिस्टेंस जितना कम हो उतना अच्छा है कि करंट को यूज़ ना करे, पूरी की पूरी करंट मेरी कंडक्ट होकर चली जाए। लेकिन कुछ स्थानों पर या कुछ चीज़ों के लिए हमें ऐसे वायर की ज़रूरत पड़ती है जिसका रेजिस्टेंस हाई हो, जैसे कि हीटर का वायर, बल्ब का फिलामेंट। इसमें जो वायर इस्तेमाल होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से क्या होता है, ऐसे वायर कंडक्टिविटी का काम नहीं करते, बल्कि रेसिस्टिविटी हाई होने की वजह से वो खुद एनर्जी को एब्जॉर्व करके गर्म होकर हीट पैदा करते हैं और हमको हीट और लाइट देते हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से हमें वायर चाहिए। इसके अलावा जितनी भी प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, हर प्रैक्टिकल में जो वायर इस्तेमाल होते हैं कॉन्स्टेंटेंट या मैग्नीन के वायर इस्तेमाल होते हैं जिनका रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ जल्दी चेंज नहीं होता, बहुत नाम मात्र का चेंज होता है, इसीलिए प्रैक्टिकल के लिए ऐसे वायर को यूज़ करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए डेली लाइफ में जो सर्किट हमें बन रही है, जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमें ऐसे वायर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो। तो हमें अधिक वैल्यू के रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मार्केट में जो रेजिस्टेंस मिलते हैं वो कार्बन के बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्बन रजिस्टर्स। तो जो रेजिस्टेंस हमको मिल रहे हैं वो कार्बन के क्यों बनाए जाते हैं, उसका रीज़न है कि कार्बन का जो रेजिस्टेंस है ये हाई होता है। एक तो ये सस्ता पड़ता है, इसकी कम लेंथ लेने पर भी हमको पर्याप्त मात्रा में रेजिस्टेंस मिल जाएगा, तो इसकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है। कार्बन की रेसिस्टिविटी जो है वो हाई है। हाई रेसिस्टिविटी होने के वजह से इसके छोटे छोटे वायर लेकर भी अच्छे से अच्छा रेजिस्टेंस बनाया जा सकता है। तो कार्बन रेजिस्टेंस जब बनाए जाते हैं तो जो कार्बन के वायर के टुकड़े होंगे जिसका रेजिस्टेंस होगा, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो जब कंपनियां इनको बनाती हैं तो उस पर उसकी वैल्यू को, कि ये जो रजिस्टर है ये कितने ओम का है, उसकी वैल्यू को इंडिकेट करती हैं। उस पर इंडिकेट करने के लिए उसके ऊपर क्या होती है, कलर कोडिंग होती है। वो कलर कोडिंग कैसी होती है उसको हम लोग को देखना है कि कार्बन रजिस्टर की कलर कोडिंग कैसे की जाती है, और उसको हम लोग कैसे रीड करके उसकी वैल्यू का पता लगाएंगे। अच्छा, एक मिनट। तो देखिए, कलर कोडिंग ऑफ
कार्बन रजिस्टर। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। तो कार्बन के जो रजिस्टर बनाए जाते हैं उनकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए उस पर कलर कोडिंग की जाती है। वो कलर कोडिंग कैसी होगी कि जो कार्बन के रजिस्टर वो भी एक वायर होते हैं कार्बन के, ठीक। अब इन वायर पर, इतने पतले वायर पर उनका कलर लिखना या उनकी वैल्यू को लिखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, इस कलर वायर के ऊपर पहले एक कवर चढ़ा होता है। आप इस तरह समझ लीजिए, जैसे बोन चाइना का समझ लीजिए, चीनी मिट्टी का एक कवर चढ़ा होगा, वायर इसके अंदर है। वायर का थोड़ा सा पार्ट केवल बाहर निकला होता है कनेक्शन करने के लिए। बाकी इसके ऊपर कलर कोडिंग करने का तरीका क्या है, इसके पास 4 बैंड बनाए जाते हैं, कलर बैंड होते हैं या रिंग समझ लें, जिसमें से 3 रिंग पास पास होंगी, एक किनारे से जल्दी पास पास। ये 4 अलग अलग रिंग होंगी, एक रिंग थोड़ा दूर होगी। इस तरह से ये पूरे बैंड होते हैं इसकी तरफ। इस तरह से पूरे कलर की पट्टियाँ बनी होती है, रिंग बने होते हैं। तो 4 बैंड्स होते हैं जिनसे इनकी कलर कोडिंग की जाती है। वो 4 बैंड्स कौन कौन से हैं, एक का नाम रखा गया ABCD। मान लीजिए ABCD 4 बैंड्स हैं या इसके ऊपर रिंग्स हैं, जिसमें A और B शुरू की जो 2 रिंग होती है, ये एक्चुअल में जो कार्बन रजिस्टर की वैल्यू है उस वैल्यू के शुरुआत के 2 फिगर को देती है। यानी ये 2 रिंग हमारे को इसकी वैल्यू देंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। जो तीसरी रिंग होती है वो 10 के पावर मल्टीप्लायर इसका बताएगी। तीसरी रिंग इसका मल्टीप्लायर बताती है कि कितने से मल्टीप्लाई होना है। और जो चौथी रिंग होती है ये टॉलरेंस बताती है, सहनशीलता, टॉलरेंस, या कह सकते हैं जो भी वैल्यू आप ये लिख रहे हैं इस वैल्यू में कितना कम ज़्यादा यानी कितनी परसेंटेज एरर हो सकती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। अब ये वैल्यूज़ होती हैं, शुरू के 2 बैंड न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं, तीसरी बैंड मल्टीप्लायर है और चौथी बैंड जो है वो टॉलरेंस है। अगर किसी रेजिस्टेंस में चौथी बैंड नहीं है तो उसके टॉलरेंस को 20% माना जाता है। ये भी हम लोग साइड में लिख लेंगे। अब ये जो बैंड बने हैं ये क्या होते हैं, कलर के बैंड होते हैं अलग अलग कलर के, और उस कलर से हम लोग इसकी वैल्यू और मल्टीप्लायर और टॉलरेंस वगैरह पहचानेंगे। इसके लिए मैं हर कलर का एक नंबर दिया गया, उस नंबर को याद करना पड़ेगा। नंबर कैसे याद रखना है, उसके लिए एक सेंटेंस याद रखेंगे, बी रॉय अ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये पूरा एक सेंटेंस याद रखते हैं, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अब इसमें सेंटेंस को एक्यूरेट करने के लिए, सही करने के लिए बी रॉय द ग्रेट ब्रिटेन लिख दिए या हैज़ वेरी गुड वाइफ, ठीक है, तो वो छोटे से लिखे जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। ये अब सेंटेंस याद कर लीजिए, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इसमें ये सब कलर के नेम हैं, नेम के पहले अक्षर हैं। बी फॉर ब्लैक, ब्राउन, देखिए बी यहाँ पर 3 आएगा, ठीक। तो शुरुआत किससे करनी, अंधेरे से, पहले ब्लैक, फिर थोड़ा सा कम हुआ ब्राउन, और इधर वाला जो बी होगा वो ब्लू होगा। और जी 2 जगह पर है, तो पहला जो होगा वो डार्क होगा यानी ग्रीन, और दूसरा हो जाएगा ग्रे। इधर के कलर जो भी 2 सेम सिंबल बन रहे हों वो इधर शुरुआत में डार्क है, बाद में हल्के हो गए, जैसे ब्लैक, ब्राउन, और उसके बाद ब्लू का नंबर आया है। और इसी तरह से हम लोगों ने देखा जी 2 जगह है, तो पहले वाला जी ग्रीन है और दूसरा वाला जी ग्रे है। अब इस पर कलर के नाम क्या हैं, 0 कोडिंग है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कलर का नाम क्या हो जाएगा, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट, ठीक। तो ये 9 कलर हो गए और हर कलर का अपना एक नंबर हो गया। अब इस नंबर से हम इसकी वैल्यू पहचान लेते हैं। अब मान लीजिए कोई हमारा एक कार्बन रजिस्टर ये बना हुआ है और इसके जो कलर बैंड हैं, मान लीजिए जो पहला कलर है ये है लिखा हुआ है, इस पर मान लीजिए पहला कलर ब्लैक, दूसरा वाला कलर ब्राउन, और तीसरा कलर ये भी मान लीजिए ब्लैक,
पहला कलर था ब्लैक, दूसरा वाला ब्राउन, तीसरा वाला भी ब्लैक, ठीक। चौथे की बात बाद में करते हैं, पहले 3 देख लिए। तो इन तीनों की कलर की वैल्यू हम कैसे पहचानेंगे, क्या लिखेंगे भाई? पहले 2 कलर वैल्यू देते हैं, तो ब्लैक का नंबर क्या है 0, ब्राउन का हो गया 1, तो पहला हो गया 0, दूसरा हो गया 1, 0 × 1 इंटू तीसरा कलर हमको 10 की पावर बताएगा। 10 की पावर ब्लैक का क्या कलर है 0, 10 की पावर 0 की वैल्यू 1 और इधर भी 1, तो यानी एक्चुअल में ये 1 ओम का है। ये रजिस्टर हमारा 1 ओम का हो गया। अगर ब्राउन को इधर कर दें, ब्लैक इधर कर दें, तो ये 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एक दूसरा रजिस्टर लेते हैं जिसके 3 कलर के नाम यहाँ पे केवल लिख दे रहे हैं। मान लीजिए दे दिया जाए ब्लू, रेड, ऑरेंज, ठीक है। मान लीजिए एक रजिस्टर है जिसके शुरू के 3 कलर के जो बैंड हैं वो हैं ब्लू, रेड, ऑरेंज। तो ब्लू के हिसाब से कौन सा कलर बन रहा? ब्लू के हिसाब से 6, इसका नंबर हुआ 6। रेड के लिए 2 यानी 62। शुरू के 2 कलर क्या देंगे न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू 10 के पावर ऑरेंज, ऑरेंज का क्या कलर लेना है 3, 10 के पावर 3, यानी ये रजिस्टर कितने ओम का हो गया 62 × 10 के पावर 3 ओम, ठीक है। इस तरह कलर कोडिंग से हम किसी भी रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं जो चौथी रिंग हमारी होती है जो हमें टॉलरेंस बताती है। इसमें केवल 2 कलर होते हैं, या तो ये गोल्डन कलर होगा, गोल्डन, या होगा सिल्वर। अगर गोल्डन कलर है तो टॉलरेंस जो लेते हैं वो ±5%, सिल्वर कलर है तो ±10%, और अगर कोई कलर नहीं है नो कलर तो ±20%। यानी जो भी वैल्यू हम इससे निकाल के लिख रहे हैं इस वैल्यू में कितना कम ज़्यादा हो सकता है उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैंड बनाएंगे चौथा। मान लीजिए यहाँ पर गोल्डन बैंड बना हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे ±5%, यानी 62,000 ±5%, यानी इतनी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, यानी इतना वेरिएबल उसकी वैल्यू होगी। तो इस तरह किसी भी कार्बन रजिस्टर की कोडिंग्स हो गई। कोडिंग्स देखकर आप आराम से उसके वैल्यूज़ को और उसकी टॉलरेंस को बता सकते हैं। स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ये रजिस्टर हो गया। अब नोट्स बुक में या क्वेश्चन में या रिप्रेजेंटेशन के लिए हम बार बार इस तरह से नहीं बनाएंगे। रजिस्टर का सिंबल जो है संकेत वो इस तरह से बनाएगा, कहीं पर ये निशान बना हो तो ये निशान किसका होता है रेजिस्टेंस का, यानी प्रतिरोध का, आर का। और इसकी यूनिट हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, इसकी यूनिट हम लोगों ने पढ़ी ओम, इसकी यूनिट होगी ओम। अब किसी भी सर्किट में देखिए ज़रूरत पड़ने पर एक से ज़्यादा रजिस्टर लगाए जाते हैं। इसके लिए सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोगों ने छोटे क्लासों में भी पढ़ा है, यहाँ पर उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और सीरीज और कॉम्बिनेशन के टिपिकल डायग्राम को लगाएंगे, जिसके लिए हमें कुछ और लॉज पढ़ने पड़ेंगे, किरचॉफ्स का लॉ पढ़ना पड़ेगा, लूप लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका कॉम्बिनेशन पढ़ना चालू करेंगे। पहले शुरुआत में कुछ आसान क्वेश्चन लगाएंगे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी जाएगी, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो की तैयारी करते रहिए, सारी जो बातें बताएंगे उसको रिपीट करिए, अच्छे से एक नोट्स बनाइए और नोट्स में सारी बातों को, मेन बातों को लिखिए। जो बीच में एग्जाम्पल आपको सॉल्व कराए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि उसके बेस पे और भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक इसको तैयारी करिए, वेट करिए। थैंक यू।